नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्या। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने फाइजर और इसी के साथ ही एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के डोज से मिलने वाली सुरक्षा में सेंध लगाती है। इससे संक्रमण का जोखिम बढ़ चुका है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के पेपर में कहा गया है कि 2 अलग-अलग टीकों के साथ एकत्र किए गए लोगों के ब्लड सैंपल्स और नए स्ट्रेन के खिलाफ किए गए परीक्षण में डेल्टा वेरिएंट की तुलना में कोरोना से बचाव के लिए जरूरी एंटीबॉडीज में गिरावट पाई गई है। तो वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन में ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत की पुष्टि हो गई है। ओमिक्रॉन बहुत तेजी से नागरिकों में फैल चुका है। ये 63 देशों में पहुंच चुका है। भारत में 8 से ज्यादा राज्य में 45 केस सामने आ चुके हैं और विदेश से आए कई संदिग्ध मरीजों के टेस्ट सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 नए केस मिले हैं तो महाराष्ट्र में अब तक 20 केस सामने आ चुके हैं। वेरिएंट को डेल्टा वेरिएंट से भी 5 गुना ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। वैक्सीनेटेड लोगों को भी ये अपनी चपेट में ले रहा है और इसीलिए हमें कैसे सावधान रहना है ये सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। इसीलिए हमें डरना नहीं है बल्कि सावधान रहना है। इसीलिए विशेषज्ञों से जानेंगे कि हमें ओमिक्रॉन को कैसे बात देनी है। तो हमारे साथ कुछ गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए भी आप तक कुछ जानकारी पहुंचा देते हैं। देखिए, 63 देशों में ओमिक्रॉन पहुंच चुका है। इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि यूके में ओमिक्रॉन के केस 5000 के आसपास पहुंच चुके हैं। इंग्लैंड की बात की जाए तो इंग्लैंड में कुल कोरोना केसों में ओमिक्रॉन के 20% केस हैं। लंदन में कुल केसों में 44% केस हैं ओमिक्रॉन के हो चुके हैं। वहां पर हर दूसरे दिन में ओमिक्रॉन केस डबल होते जा रहे हैं। भारत में 8 से ज्यादा राज्य में ओमिक्रॉन के 45 केस सामने आ चुके हैं। दिल्ली की अगर बात की जाए तो ओमिक्रॉन के 4 केस मिले हैं। महाराष्ट्र में अब तक 20 केस सामने आ चुके हैं और यही वजह है कि देखिए, मुंबई में धारा 144 भी 2 दिनों के लिए लगा दी गई थी। अमेरिका में 30 राज्यों में ओमिक्रॉन फैल चुका है। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के 4700 केस सामने आ चुके हैं। अब देखिए, इन तमाम चीजों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा खतरा हमारे सामने है। अगर तीसरी वेव आती है तो हमारे लिए कितनी बड़ी चुनौती हो जाएगी इससे निपटने के लिए। तो देखिए, इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव है, वरिष्ठ चिकित्सक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर चर्चा के लिए। और इसी के साथ ही डॉक्टर आशीष जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को ही सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जनतंत्र टीवी पर। सर आशीष जायसवाल जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी क्योंकि देखिए, लगातार इसको लेकर रिसर्च जारी है और नई स्टडीज अब देखिए सामने निकल कर आ रही है। लेकिन अब पहले के मुकाबले अब हम कितना ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर हम जान पाए हैं, कितनी स्टडी हो चुकी है, क्या कुछ अब निकल कर सामने आया है? देखिए, अभी कल ही WHO की जो उनका एक कंबाइंड स्टेटमेंट आया जिसमें ये बोला गया है कि जो हमारे पास पुरानी वैक्सीन्स हैं उनके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम तो ये डाल रहा है। उसका जो एंटीबॉडी लेवल है वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, जो ये ज़्यादा बेटर चांस है इस ओमिक्रॉन के लिए कि ये हमको और ज़्यादा हमारे इम्यूनिटी को इवेट कर सके और हमको प्रॉब्लम कर सके। पर यहाँ पे जो शब्द है खतरनाक शब्द, ये नहीं लगाना चाहिए क्योंकि अभी तक जो सारी डिजीजेज हैं वो सारी की सारी माइल्ड डिजीजेज हैं। अभी आज ब्रिटेन में पहली डेथ आज डायग्नोज हुआ है जो कि मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है। उसमें और भी बहुत से पॉइंट्स हैं, वो केवल ओमिक्रॉन के कारण नहीं है। तो जो सिवियरिटी है वो इसकी अभी तक अगर हम 24 नवंबर से अभी तक देखें तो सिवियरिटी के मामले में ये कम है। अगर हम जो सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल होता है जो डायनेमिक्स ट्रांसमिशन को बताता है उसे बोलते हैं R0 वैल्यू। इसकी जो R0 वैल्यू है ये 6 के आसपास ब्रिटेन में भी आ चुकी है। मतलब एक बंदा 6 लोगों को देगा। इसका मतलब है कि ट्रांसमिसिबल तो है ही है, जो कि हम लोग प्रूफ कर भी देख भी रहे हैं सब लोग कि 63 कंट्रीज में पहुंच गया। इसकी R वैल्यू 0 ज़्यादा है जो इसको डायनेमिक्स स्प्रेड करने में बहुत हेल्प करता है। मगर जो वैक्सीन एफिकेसी जो सबसे बड़ा इश्यू है कि क्या ये इम्यूनिटी को इवेट कर देगा, तो ऐसा अभी और रिसर्च की जरूरत है, डाटा भी आना बाकी है। क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कॉम्प्लिकेशन होता है, जो सिवियरिटी होती है, जो बहुत ज़्यादा जो साइड इफेक्ट्स होते हैं या जो प्रॉब्लम होती है वायरस के कारण,
उसको लिए जो टी सेल होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर हमारे पास टी सेल लंबे समय तक जो कि मेमोरी फॉर्म में जो कि वैक्सीनेशन के बाद या नेचुरल इन्फेक्शन के बाद हमारे पास होते हैं वो फाइट कर देते हैं, यानी इन्फेक्शन तो बहुत जल्दी होगा मगर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो लगता नहीं है कि इतना ज़्यादा होना चाहिए, जो कि अभी कहना वैसे थोड़ा बहुत जल्दी है, पर अभी की जो रिसर्चर्स हैं वो तो यही बता रही हैं हमें पैनिक रहना है, हमारी जो गार्ड्स हैं उनको कम नहीं करना है, जो हम लोग कर रहे हैं, जो हमारा मास्क है, हैंड हाइजीन है, क्लोज प्लेसेस में नहीं जाना, पार्टीज़ को अवॉइड करना, सैनिटाइजेशन हो गया, जो ये सोशल वैक्सीन जो हमारी है उसको हमें फॉरगेट नहीं करना है। और जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं वो अपने को पहले सेल्फ आइसोलेट कर लें, गेट टेस्टेड, उसके बाद ही लोगों में मिले ताकि ये ट्रांसमिशन लोगों में कम बढ़े। जो नया डाटा ब्रिटेन का आया है उसमें बोला गया कि 40% जो अब ये स्ट्रेन ओमिक्रॉन की ब्रिटेन में हो गई है। पहले जो 99% जो डेल्टा वेरिएंट था ब्रिटेन में, जो कि 40% अब ब्रिटेन में, ये इतने शिफ्ट 15 दिन के अंदर ही अंदर इसने अपना पूरा शिफ्ट कर दिया है और जो डोमिनेंट स्ट्रेन है वो हमारा ओमिक्रॉन हो गया। क्योंकि ये इंडिया में टेस्टिंग कम हो पा रही है बिकॉज जीनोमिक सैम्पलिंग को 6 से 7 दिन लग जाते हैं रिपोर्ट आने में, इसलिए जो समय की मांग ये है कि किसी भी तरीके से जीनोमिक सैम्पलिंग बहुत बढ़ाई जाए और जो ऐसे RT-PCR किट होते हैं जिसके अंदर इसका जो S जीन होता है जो कि इसको तुरंत के तुरंत 2 दिन में या 2 घंटे में या 24 घंटे में डायग्नोज कर सके, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है आशीष जसवाल जी, एक अहम पॉइंट आपने बताया कि जीनोम सीक्वेंसिंग जो भी जो लोग सामने निकल कर आ रहे हैं, जो जिनमें पाए जा रहे हैं ऐसे लक्षण, उनको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जा रहा है। उसमें ये अहम चीज़ भी है क्योंकि उसी से ये पता चल पा रहा है कि उसमें कोरोना के वेरिएंट हैं या फिर ओमिक्रॉन के वेरिएंट हैं या नहीं। ठीक है आशीष जी, मैं लौटूंगी आपके पास। रजनीश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। रजनीश जी, अगर हम वेरियंट की बात करते हैं, ओमिक्रॉन वेरियंट, क्योंकि अगर हम सिम्टम्स को इनको देखें तो पहले जो सिम्टम्स कोविड में डेल्टा वेरिएंट में पाए गए थे, क्योंकि बुखार आना और खांसी जुकाम होना, इसी के साथ ही स्मेल ना आना या फिर टेस्ट आना ही नहीं जो हम खाना खा रहे हैं। लेकिन अब देखिए ये स्टडी भी सामने आई थी, कहा गया था शुरुआती तो उसमें कि जो अब ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको खाने में स्मेल नहीं आ रही है या फिर टेस्ट चेंज हो गया है, बदन दर्द या फिर सर दर्द या फिर थोड़ा बहुत बुखार इसमें आ रहा है। अगर हम वेरिएंट की बात करते हैं, कैसे बनते हैं ये वेरिएंट, अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करें तो? मतलब जब भी वायरस अपने आप को कॉपी करता है, मल्टीप्लाई करता है, तो उस कॉपी में हमेशा कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स रह जाते हैं, तो वो पूरा 100% उसी तरह कॉपी नहीं कर पाता है। तो जो डिफेक्ट्स होते हैं उनको म्यूटेशंस बोलते हैं। कई बार ये डिफेक्ट्स वायरस के एडवांटेज में होते हैं, मतलब वो जो म्यूटेशंस होते हैं उससे उसको हमारी इम्यूनिटी से बचने में या वैक्सीन से बचने में सहायता मिलती है, तो इनको म्यूटेशंस बोलते हैं। ये सारे वायरसेस के कॉपिंग में कॉमन टर्म है। तो यही म्यूटेशंस जो हैं वो आगे चल के कोई ऐसे म्यूटेशंस जो कि उसको सर्वाइवल एडवांटेज देते हैं, हमारी इम्यूनिटी से बचने में मदद करते हैं या वैक्सीन से बचने में मदद करते हैं, तो वो नए वेरिएंट्स को जन्म देते हैं। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट में समस्या क्या आ रही है कि इसमें बहुत सारे म्यूटेशन एक साथ आ गए। जैसे अभी तक तो बहुत सारे वेरिएंट आए थे, पर ओमिक्रॉन ऐसा वेरिएंट है जिसमें लगभग 50 म्यूटेशंस हैं, जिसमें कि 30 तो लगभग स्पाइक प्रोटीन में। तो स्पाइक प्रोटीन ऐसा चीज होता है जो वायरस को ऊपर से कवर करता है, वायरस का खोल या एनवेलप होता है। उसी एनवेलप को हमारी वैक्सीन आइडेंटिफाई करती है या उसी एनवेलप को हमारी सेल्स आइडेंटिफाई करती है। तो अगर उसका कवर ही चेंज हो गया तो हमारी वैक्सीन उसको आइडेंटिफाई अच्छे से नहीं कर पाएंगी और उसके खिलाफ अच्छे से इम्यूनिटी माउंट नहीं कर पाएंगी। तो ओमिक्रॉन में सबसे बड़ी चिंता की बात ये थी कि इसमें बहुत सारे म्यूटेशंस थे, तो हमें अभी तक ये क्लियर नहीं है कि हमारी वैक्सीन इस पर कितनी इफेक्टिव होंगी। जैसा कि डॉक्टर आशीष जी ने बोला कि एंटीबॉडी रिस्पॉन्स कुछ कम तो है, पर वैक्सीन की जो प्रोटेक्टिवनेस है वो 2 तरह से होती है, एक तो एंटीबॉडी से और दूसरा सेल्स मीडिएटेड भी होती है जिनको हम टी सेल बोलते हैं। तो इवन इफ अगर एंटीबॉडी रिस्पॉन्स कम भी आ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि वैक्सीन काम नहीं करेगी, क्योंकि सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स फिर भी रहता है। टी सेल्स नाम से कुछ सेल्स होती हैं जो कि बॉडी में मेमोरी रखती है कि हमने किस वायरस से लड़ा था, और दोबारा अगर वो वायरस आता है तो टी सेल्स एक्टिवेट होकर उस वायरस से लड़ सकती है। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी फिर भी रहती है। तो अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या वैक्सीन से रिस्पॉन्स नहीं आएगा। वैक्सीन स्टिल इफेक्टिव हैं सीरियस डिजीज या मतलब मॉर्टेलिटी कम करने में, तो वैक्सीन लगाना अभी भी फायदेमंद है। ठीक है रजनीश जी, तो देखिए कई अहम पॉइंट्स यहाँ पर रजनीश जी ने भी बताए कि किस तरह से ये जो वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसके सिम्टम्स जो है वो सामने निकल कर आ रहे हैं और क्या कुछ किस तरह से ये वेरिएंट बनते हैं, इसी पर आगे भी चर्चा करेंगे। तो देखिए लगातार चुनौती ये भी, क्योंकि अब देखिए लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं, दिल्ली में भी 4 नए मामले सामने आए हैं और देखिए अब सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से कह दिया गया है कि अगर इसी तरह से स्थिति और आगे गंभीर होती है तो न्यू ईयर ईव के साथ साथ क्रिसमस पर भी हम जो चीज़ें हैं कार्यक्रम है उन पर रोक लगाई
लगाई जा सकती है। फिलहाल इस तरह की कोई स्थिति अभी नहीं बन रही है, लेकिन अगर मामले बढ़ते हैं तो ऐसा इस पर विचार किया जा सकता है। तो देखिए, ओमिक्रॉन को लेकर लगातार खतरा बना हुआ है और जिस तरह से लगातार एक के बाद एक मामले सामने निकल कर आ रहे हैं और चुनौती बड़ी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है अगर इसी तरह से मामले सामने आते रहे तो जनवरी से लेकर फरवरी के बीच तीसरी वेव हमारे सामने होगी। और सवाल यही लगातार उठ रहे हैं कि अब कैसे बचा जाए, क्या कदम उठाने चाहिए और जो जनता है वो कैसे जागरूक हो इन तमाम चीज़ों को लेकर। तो चर्चा इसी को लेकर हम कर रहे थे। हमारे साथ गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर आशीष जायसवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आशीष जायसवाल, मैं आपके पास ही आना चाहूँगी। देखिए, हम लगातार वैक्सीन को लेकर बात कर रहे हैं कि जिन्होंने फर्स्ट डोज नहीं लगवाई है वो सेकेंड डोज लगवा ले, जिसने सेकेंड नहीं लगवाई है तो वो भी सेकेंड डोज लगवा ले। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं और आपने भी कहा कि लगातार के सोशल डिस्टेंसिंग लोग मेंटेन करके रखें, डबल मास्क का उपयोग करें और अगर आपको लगता है तो खुद ही सेल्फ आइसोलेट हो जाएं। ये तमाम चीज़ें हम कर रहे हैं, लेकिन लोगों के बीच जागरूकता नहीं है सर। लोग सोच रहे हैं कि ठीक है, कोविड ही तो है, क्या हो गया, वैक्सीन लगवा ली है ठीक हो जाएगा, या फिर अब कुछ नहीं होगा क्योंकि पहले भी हमें कुछ नहीं हुआ, वैक्सीन लगा लिए हम अब ठीक है, सुरक्षित हैं। लेकिन इस मानसिकता को कैसे बदला जाए और क्या कदम अब लोगों को उठाने चाहिए, सरकार इसको लेकर क्या करे? देखिए, पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारी जो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, जैसे हमने बोला डेल्टा वायरस, जब हम लोग बात करते थे डेल्टा वायरस हम लोग ये बोलते थे कि 5% ही पेशेंट ऐसे हैं जो कॉम्प्लिकेट होते थे, पर देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि अगर इसका 5% भी अगर हम कैलकुलेट कर ले, ये बहुत भयावह नंबर हो जाता है। सिमिलरली हमें ये भी नहीं पता कि ये जो ओमिक्रॉन वायरस है कि एल्डरली पे, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पे, बच्चे पे कैसे असर पड़ेगा। हमने देखा वैसे कि डेल्टा का बच्चों पे असर बहुत कम था, इतने तक केस बच्चों में नहीं आए थे, पर हमें अभी ये नहीं कह सकते कि ओमिक्रॉन का कितना असर होगा। यानी हम लोग जो ये केसेस अगर ये बहुत बढ़ जाता है, जैसे यूके में हो रहा है कि सारा का सारा 40% ओमिक्रॉन हो गया, साउथ अफ्रीका में इसमें 90% ज़्यादा जो वेरिएंट मिल रहा है वो ओमिक्रॉन मिल रहा है। अगर इंडिया में भी अगर ये वेरिएंट 100% हो जाए, सभी लोगों को ओमिक्रॉन हो जाए और मान लो अगर उसमें से 0.1% पेशेंट भी सिक होते हैं, जो कि बहुत बहुत कम नंबर है अगर हम एक वायरस के लिए बोले, मगर ये 1% भी एक बहुत बड़ा नंबर ले लेगा। इसलिए हमें जो स्टैटिस्टिक्स है उसको समझना पड़ेगा। इसलिए देखिए, वैक्सीन लगी है, मोस्ट प्रोबेबली आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, मगर वैक्सीन स्प्रेड को नहीं रोकती है। जो वायरस का स्प्रेड है वो एक दूसरे से होता रहता है, क्योंकि हम लोग कोई नेजल वैक्सीन यूज़ नहीं करते हैं। यानी जब तक आपके पास ठोस सबूत ना आ जाए कि जब तक हम लोग ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल है कि नहीं बीमारी, या इसका कोई ठोस RT-PCR जो कि ऐसा लग रहा है कि विद इन ए वीक इसके लिए RT-PCR डेडिकेटेड ओमिक्रॉन के लिए RT-PCR आ जाए, जब तक आपका सारा चीज़ें सेटल नहीं होती तब तक आप इसको वही डेल्टा वेरिएंट मान के चलें, तब तक आप इसको माइल्ड मत माने। और जो आपके सारे गार्ड हैं, आज देखिए जो यूके के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने भी बोल दिया कि इसको भी उसको उसी तरीके से लेना पड़ेगा जितना तरीके से हमको लेंगे। एक जो उनका स्टैटिस्टिक्स का डाटा आया उसमें बोला है कि अप्रैल में 10,000 से ज़्यादा डेथ कोविड से ओमिक्रॉन से यूके में भी होने वाली है। तो आप इसको लाइटली मत लें, डाटा देखें, स्टैटिस्टिक्स देखें और अपने के लिए जो सरकार को सब, जैसे पहले डेल्टा वेरिएंट में हुआ था, नाइट कर्फ्यूज हो गया, जो ऐसी चीज़ें जिससे सिस्टम ना खराब हो, जिससे हमारा ग्रोथ डेवलपमेंट पे असर ना हो, बिजनेस एक्टिविटीज़ ना रुके, मगर इतना भी काम करेंगे ताकि इस चीज़ को रोका जा सकता हो। ठीक है आशीष जायसवाल जी, इसी के साथ ही मैं रजनीश जी आपके पास भी आना चाहूँगी इसी सवाल के साथ, क्योंकि बच्चों का जिक्र हमने किया। अब देखिए, भारत में बच्चों की वैक्सीन को लेकर अभी उसकी शुरुआत नहीं हो पाई है। कितना बड़ा खतरा ओमिक्रॉन वेरिएंट बच्चों के लिए। और साथ ही साथ एक सवाल और, क्योंकि देखिए यहाँ पे लगातार बूस्टर डोज की बात की जा रही है। अगर हम हेल्थ वर्कर्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो क्या उनको बूस्टर डोज देना शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि उनका वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है दोनों डोजेस का, और सबसे फ्रंट में हमारे हेल्थ वर्कर्स ही हैं, तो क्या उनके लिए बूस्टर डोज की शुरुआत हो जानी चाहिए, ये भी बताइएगा, क्योंकि इम्यूनिटी बनने में भी 2 से 3 महीने तो लगते ही हैं सर। जी देखिए, बूस्टर डोज की रिक्वायरमेंट तो है और बहुत सारी कंट्रीज में बूस्टर डोज स्टार्ट की जा चुकी है। अभी 2 समस्याएं हैं। फर्स्ट ये है कि हमारा वैक्सीन का रिस्पांस कैसा होगा, ये अभी तक हमारा क्लियर नहीं है कि ये वैक्सीन क्या हमें इसमें कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा ओमिक्रॉन के लिए। अगर कुछ मॉडिफाई करना है तो वो नई वैक्सीन भी 2-3 महीने में बनकर तैयार हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अभी तक जस्ट 55% लोग ही फुली वैक्सीनेट हो पाए हैं इंडिया में। 87% लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है, बट दोनों डोज जस्ट 55%, तो वो एक लंबा फिगर जो हमें तय करना है। तो डेफिनेटली आने वाले कुछ दिनों में बूस्टर डोज के बारे में एक डिसीजन जल्दी आना चाहिए। बूस्टर डोज की रिक्वायरमेंट तो डेफिनेटली है, और जितना जल्दी ये डिसीजन आ जाए और जितना जल्दी ये प्रोसेस शुरू हो जाए उतना अच्छा है। बच्चों को खतरा तो है डेफिनेटली, क्योंकि वही एक पॉपुलेशन ऐसी बच रही है जो अनवैक्सीनेटेड है, जो अभी तक अनएक्सपोज्ड है।
तो बच्चों को लेके थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। जैसे डॉक्टर आशीष जी मतलब है कि जो हमारे बेसिक्स हैं उसी को स्ट्रॉन्ग करना सबसे बेस्ट तरीका है कि जो हमारी सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड हाइजीन है और एडिक्वेट वैक्सीनेशन, अगर एडल्ट्स वैक्सीनेटेड होंगे तो बच्चों को इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन मिलेगा कि उनको हर्ड इम्यूनिटी का थोड़ा बहुत फायदा मिल जाएगा कि घर में इन्फेक्शन आएगा ही नहीं तो उनको ट्रांसमिट कैसे होगा। तो जो बेसिक्स है वो स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। अगर हम बेसिक्स पे ध्यान देंगे और जल्दी से जल्दी चीज़ों पर डिसीजन सरकार की तरफ से आ जाएगा तो चीज़ें बेटर होनी चाहिए। ठीक है रजनी श्रीवास्तव जी। आशीष जायसवाल जी, एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि लगातार बूस्टर डोज की बात की जा रही है। 2 वैक्सीनेशन बहुत से लोग हैं जिन्होंने ले लिया है, लेकिन अब देखिए उस पर वो कारगर साबित नहीं हो रही है। जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, अब क्या किया जाए? देखिए, पहले भी समझना पड़ेगा, वैक्सीन लगने से कॉम्प्लिकेशन रुकती है, मॉर्बिडिटी रुकती है, मगर वायरस स्प्रेड बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है। मैं वैक्सीनेटेड, डबल वैक्सीनेटेड हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं ओमिक्रॉन या कोई भी कोविड-19 का वायरस नहीं ले सकता या मैं से संक्रमित नहीं हो सकता। बस ये होगा कि जैसे वो बॉडी में जाएगा तो बॉडी का डिफेंस लेवल उसको किल कर देगा और मुझे कोई बीमारी नहीं होगी। यानी ओमिक्रॉन होना और वैक्सीन लगना दोनों अलग चीज़ है। वैक्सीन स्प्रेड को नहीं रोकती। जहां तक बात है बूस्टर डोज की, जैसा सर ने बोला, सबसे पहले जो इस समय की बात है कि जिनके वैक्सीन नहीं लगे हैं और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है जिनके वैक्सीन 2 नहीं हुए हैं इस समय, उनको सबसे पहले अपनी पूरा वैक्सीन लगाना चाहिए। नो डाउट बूस्टर की रिक्वायरमेंट है, बूस्टर लगना भी चाहिए, क्योंकि हमको पता है 6 से 8 महीने में इसकी वैल्यू कम हो जाती है और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको जनवरी और फेब में वैक्सीन लग चुकी है, तो इनको 10 महीने हो चुके हैं, तो बूस्टर लगना चाहिए। दैट इज अ रिक्वायरमेंट। पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो सेकेंड और थर्ड फर्स्ट जिनको डोज नहीं लगा है वो अपना वैक्सीन फटाफट लगवाएं। चलिए ठीक है। आशीष जायसवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और रजनी श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि जो भीड़ भाड़ वाली जगह है उसको अवॉइड किया जाए, मास्क आप जरूर लगाएं, हो सके तो वर्क फ्रॉम होम करें, क्योंकि अब तो देखिए आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। तो जितना जरूरी है आप भीड़ भाड़ वाली जगह जाने से बचें। कुछ दिन लगा लीजिए मास्क, चला जाएगा कोरोना, फिर घूमेगा आराम से। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.